अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फैसलाबाद के एक कामयाब बिजनेसमैन से जिन्होंने सीड्स के ज़रिए पाकिस्तान में नाम पैदा किया। बीज, वो पूरी दुनिया भर से, दुनिया जहां से बीज मंगवाते हैं और हर तरह के बीज होते हैं। इतनी वैरायटी है उनके पास कि आप जब उनके फार्म पे जाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके ऑफिस को देखेंगे तो ख़ुद दंग रह जाएंगे। और उनके पास इतने ओहदे हैं, इतनी एसोसिएशंस के वो मेंबर हैं कि उसको शुमार करना भी फौरी तौर पर मुश्किल होगा। वो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जेक्टिव मेंबर हैं, पाक चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी एग्जेक्टिव मेंबर हैं। इसके साथ साथ फेडरल टैक्स ombudsman के एडवाइज़र हैं, फैसलाबाद सीड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन, सीड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और बहुत से दीगर ओहदे उनके पास हैं। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मियां गुलजार अहमद से। आइए, हम मियां गुलजार साहब के घर पहुंच चुके हैं। आइए मिलते हैं। जी मियाँ साहब, कुछ फरमाइए इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में। कहाँ पैदा हुए, तालीम कहाँ हासिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब, आज आपने हमें टाइम दिया। मैं बिलोंग करता हूँ जी रोहिंग्या खां से। मेरी पैदाइश भी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं की है और मैट्रिक तक मैंने वहीं कॉलोनिया स्कूल में तालीम हासिल की है। उसके बाद मैं फिर 82 में फैसलाबाद आ गया। 77 तक मैंने तालीम हासिल की। 77 वो साल था जब भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक चली हुई थी और ये पहली से लेके 9th तक बग़ैर इम्तिहान के अगली क्लास में उन्होंने कह दिया। और 10th का जब जुलूस ख़त्म हुआ तो हमें कहा जी इम्तिहान दे दो। हमारी 40 लड़कों की क्लास थी, 4 लड़के पास हुए, बाकी 36 के कम पड़ा गए। ये हमारा साल था मैट्रिक का। उसके बाद फिर वाले साहब का बिज़नेस था सीट का, उसी में चले गए उनके साथ। तो फिर चूँकि वो शहर छोटा था, मार्केट छोटी थी और ये बड़ी मार्केट थी फैसलाबाद। फिर 82 में मैं फैसलाबाद मूव हो गया, फिर यहाँ आके अपना काम इस्टेब्लिश किया। तो यहाँ आके कहाँ आबाद हुए पहले? यहाँ आके मैं नाज़माबाद में जी, नाज़माबाद में रहा हूँ। फिर मैंने 82 में आया हूँ तो मैं 2011 तक मैं नाज़माबाद में रहा हूँ। फिर मैंने ये घर बना के तो फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। हाँ, 84 में मेरी शादी हुई जी। जब शादी हुई तब मैं फैसलाबाद में था। शादी मेरी जड़ा वाले में हुई और बारात के लिए मैं रोहिंग्या खां गया शादी से एक दिन पहले। वहाँ से बारात जड़ा वाले आई, वापस गई, वलीमा हुआ, उसके बाद फिर फैसलाबाद। बड़े भाई जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे उस टाइम। उसके बाद वो वहीं प्रोफेसर हो गए, वहीं वो अपने डिपार्टमेंट के हेड भी लगे। मेरी शादी 84 में, उनकी शादी 90 में हुई। मेरे से 6 साल बाद, चूँकि मैं ही यहाँ पर अकेला था, वाले साहब ने कहा लड़का अकेला कहीं ख़राब नहीं हो जाए, इसकी शादी का तो फ़ौर। ऐसी उनके बात खदशात जो थे, मेरे ख्याल वो कोई इन्फॉर्मेशन की बुनियाद नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। पुराने बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा जी अकेला क्यों अकेला रहता है, इसकी शादी को, मेरी शादी जल्दी की उन्होंने। तो ये किसका फैसला था कि कहाँ शादी कर? ये वाले साहब का जी। 81 में मेरी वालदा फौत हुई हैं, तो उसके बाद वाले साहब ने देखा कि फौरी तौर पे ना किसी की शादी करनी है। हम जाके जड़ा वाले आए, उनके कज़न थे, वहाँ उन्होंने मेरी अरेंजमेंट कर दी, मेरी कर दी, बड़े भाई की कर दी जो पढ़ रहे थे। वो तो बाद में वहाँ नहीं राज़ी हुए कि जहाँ उन्होंने कहा था। हमने कहा जी सर तस्लीम खामा है, जो आपका हुक्म है। कितने बच्चे माशाल्लाह? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं जी, 1 बेटा है, 2 बेटी हैं और तीनों मैरिड हैं इस टाइम। अहलिया मोहतरमा हयात? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी वजह से हम भी हैं जी। नहीं माशाल्लाह अच्छी होंगी। आप पे काफ़ी ग्रिप लगती है उनकी, क्योंकि आपने कभी मेरा सोचा भी नहीं होगा दूसरी शादी का। सवाल ही पैदा नहीं होता जी। देखिए ये आपके मतलब ये उधर से प्रेशर है या मतलब? नहीं, पैसे की बात नहीं है डॉक्टर साहब। बात ये है कि जवानी में बंदे को ना बीवी की कदर नहीं होती। जवानी में बंदा सारी उम्र दोस्तों के साथ वहीं चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, मगर जब 50 से अबाव होता ना तब फिर उसको मिसेज की कदर होती है कि बीवी है क्या। बिल्कुल सही। बीवी की कदर होती 50 के बाद। जैसे आम बंदा ना नॉर्मल, इसको मिठाई की कदर नहीं है,
जब उसको शुगर हो जाएगी ना, फिर उसको मिठाई की कदर होगी कि मिठाई क्या है। बिल्कुल सही। ये ऐसे ही है। जब पाबंदियाँ लगती हैं या जब दूध, जब आपकी चीज़ें फिर आपकी पहुंच से बाहर होना शुरू होती हैं, या हेलन केलर के बकौल वी नो द वैल्यू ऑफ थिंग व्हेन वी आर डिप्राइव्ड ऑफ देम, वक्त गुजरने के साथ साथ वाकई ये मोहब्बत मैच्योर हो जाती है, मैच्योर होती है, बिल्कुल ऐसे और ही। फिर वाकई एक दूसरे की कदर करता है बंदा, इज्जत करता है, एहतराम करता है। बिल्कुल और जवानी में बंदा बीवी से लड़ भी पड़ता है ना आगे, मगर जब एज बढ़ जाती है फिर उसको समझ होती है कि नहीं, असल जीवन साथी तो असल यही यही है। है। अच्छा, बिजनेस में फिर आपने, इसमें तो माशाल्लाह आपने काफ़ी नाम कमाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप इतने सारे ओहदे हैं आपके पास, फैसलाबाद सीड कॉरपोरेशन, सीड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आप प्रेसिडेंट हैं और वाइस चेयरमैन हैं सीड सीड एसोसिएशन पाकिस्तान एसोसिएशन के, ऑफ पाकिस्तान के, फिर सार्क के भी सार्क के चैम्बर के मेंबर हैं, और माशाल्लाह फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। इतनी सारी हैसियतें हैं अपनी कंपनी के। आप फेडरल CEO टैक्स हैं। बॉन्ड्समैन का एडवाइजर हूँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वफाकी महोत्सव के हाँ, एडवाइजर आप, तो टैक्स महोत्सव के। तो ये वैसे हमारे प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को पता चलेगा, व्यूअर्स को, कि फैसलाबाद में कितनी बड़ी शख्सियत रहती हैं। आप अपनी कम्युनिटी में तो माशाल्लाह काफ़ी होंगे, लेकिन आपकी इतनी हैसियतों का शायद कम इल्म है लोगों को। सारी लोगों को पता नहीं होता ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पता लग जाएगा। कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी ओहदा है, कुछ भी है, तो आप किसी की जिस हाल में मदद कर सकते हो मदद करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे पूरे उतरते इन हैं सारे ओहदों के साथ इंसाफ कर पाते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जी। क्योंकि बिज़नेस मैंने हैंड ओवर कर दिया बेटे को, जाता हूँ वह देखता हूँ क्या कर रहा है, जहाँ उनकी गलती है उनको समझा देना, नहीं तो मैंने दखल नहीं देना। नाश्ते की मेज़ पर हैं मियां गुलजार अहमद साहब हैं, और उनके 2 पोते मौजूद हैं, बहुत क्यूट। और हाजी साहब, मियां साहब जिन्हें हम कहते हैं, बाज़ लोग हाजी साहब भी कहते हैं। मियां गुलजार साहब कहते हैं कि मेरी तो जान है ये, जब घर वापस आता हूँ तो मुंतज़र पाते हैं वो इनको। बेटियां दोनों, उनकी शादी हो चुकी है, साहबज़ादे बिज़नेस संभाले हुए हैं, और इनका ज़्यादा वक्त फिर घर में पोतों के साथ गुजरता है। मियां साहब फरमाइए, बच्चों के साथ काफ़ी रौनक लगी रहती है? ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। रौनक है ही बच्चों के साथ ही। घर आए आपको इतनी खुशी। असल में वो सियाने कह गए ना जी कि सूद से ज़्यादा ब्याज अच्छा लगता है। असल से ज़्यादा असल से ज़्यादा सूद अच्छा लगता है, ब्याज अच्छा लगता है। वही कुछ है कि बच्चों, अपने बच्चों से ज़्यादा पोते पोतियाँ अच्छे लगते हैं, और दोते दोते जो भी है ना, ये अब बहुत प्यारे लगते हैं। इनसे ज़्यादा प्यार होता है। बेटे को तो देखते भी नहीं, अब इनसे मिलना होता है आके, और ऐसे चिमट जाते हैं आके। माशाल्लाह, अल्लाह की देन है जी। अच्छा, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मूसा है। मूसा, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम। मूसा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 3 क्लास में। गुड गुड गुड। अब मैं 3 क्लास में जाने वाला हूँ। अच्छा, 3 में जाने वाले हैं। हाँ, तो दादा अबू के बारे में कुछ कहेंगे? कैसे मेरे हैं? दादा मेरे से बहुत प्यार करते हैं। ओह वेरी गुड। मेरे दादाजी मेरे को पैसे भी देते हैं। अच्छा, आपका नाम? ईसा। ईसा, माशाल्लाह बड़े प्यारे नाम दोनों के। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? केजी में। केजी में। ओह गुड। भाई केजी में होने वाला। अच्छा ईसा, ये बताएं कि दादा अबू कैसे हैं? अबू ज़्यादा प्यार करते हैं या दादा अबू? दादाजी वाह, दादाजी तो बहुत करते होंगे ना। दादाजी पैसे भी देते हैं। मियाँ साहब, थोड़ा सा खाने पीने की आदत के बारे में बताइए। कैसा, कितने बजे दिन का आगाज़ कितने बजे हो जाता है? डॉक्टर साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दिन का आगाज़ होता है जी मेरा सुबह 3 बजे जी। सुबह उठ रहे हैं, तहज्जुद पढ़नी है, तिलावत करनी है, उसके बाद अज़ान हो गई, फिर मस्जिद चल गए, पाँचवा नमाज अदा करनी है, फिर कुछ दोस्त है साथ में नमाजी, जिनके साथ फिर ग्राउंड में वॉक करनी है, वॉक करके फिर घर आना है, और फिर एक आध सेब खाना है, थोड़ी देर बात गपशप करनी है, फिर लेट जाना है। बड़े डाइट कॉन्शियस हैं आप?
डाइट देखिए सुबह सेब तो खाना वाक के बाद तो वैसे ही खाना चाहिए। उसके बाद नाश्ते का टाइम हो जाता है। नाश्ते में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन है कि मैंने 2 उबले अंडे लेने हैं, 3 खजूर लेनी है और 2 अखरोट और 1 दूध का गिलास लेना है हल्दी डाल के, कच्ची हल्दी डाल के। हाँ जी, ये मेरा नाश्ता है। कि आपको एक्शन मूवीज़ अच्छी लगती थी, रोमांटिक, या किस तरह की मार धाड़ वाली? पंजाबी फिल्में थी जी, पंजाबी मार धाड़ वाली देखते थे जाके। सुल्तान राय की फिल्में देख ली। सुल्तान रही हो उन दिनों छाए हुए थे। हाँ, छाए हुए अच्छे लगते थे। हाँ, अच्छे लगते थे। वो जुल्म के खिलाफ लड़ता था ना, तो लगता था कि कथारसिस भी होता है बंदे का। ऐसे तो गाना कोई उन फिल्मों में उस दौर में जो आपको अच्छा लगता हो, कोई याद है? नहीं गाना। कोई याद नहीं। अच्छा, हीरो तो आपने बता दिया, हीरोइन कौन सी अच्छी लगती थी? आज की बात नहीं कर, वो माजी की, जब आप फिल्में देखते थे। उसके साथ पहले आसिया चलती थी जी, उसके बाद में उसके साथ अंजुमन आ गई। या पहले जब बिल्कुल छोटे छोटे तब शबनम का दौर होता था। शबनम का दौर होता था जी। वहीद मिराज के साथ आ गई है, मोहम्मद अली के तब साथ आप आ गई। इतने भी छोटे नहीं होंगे। नहीं, तब स्कूल में पढ़ते थे ना जी। हाँ। स्कूल में तब तो स्कूल नहीं ना, सेल में नहीं जा सकते थे ना, उनका दौर था। उसके बाद शबनम तो मैं फिर चले गई बांग्लादेश, छोड़ गई पाकिस्तान की इंडस्ट्री को। हाँ, शबनम की फिल्में तो हम भी देखते रहे हैं ज़माना तालिब इल्म में। हाजी साहब, आपने मतलब उनको अपने बहुत माजी में पहुंचा दिया, लेकिन बहरहाल क्या दौर था, क्या उस वक्त फैमिलीज़ के साथ सिनेमा घर जाने का भी ट्रेंड होता था। अभी भी आप आने गाने लगे होंगे किसी वक्त रेडियो पे, तो आप इंजॉय करेंगे पुराने गाने। नए गाने तो कुछ भी नहीं है। हाँ, उस वक्त शायरी पे फोकस था। हाँ, फोकस था। और म्यूज़िक अच्छा होता था उस वक्त, सारा क्वालिटी बड़ी होती थी चीज़ों में ना। अब तो खैर वो डिस्पोजेबल सा दौर है, उसमें गाने भी ऐसे ही आ रहे हैं, चीज़ें ऐसी चल रही। घर से निकलते हैं ना, किसी गाड़ी में रेडियो लगा लेते हैं फैसलाबाद 93, तो उस पर पुराने गाने, कभी पंजाबी कभी उर्दू पाकिस्तानी गाने लगे होते हैं और अच्छे को शायरी होती है। हाँ। अभी तो कुछ भी नहीं है, कोई इधर से पकड़ी तो कोई इधर से पकड़ी उन्होंने। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जेक्टिव मेंबर हैं मियां गुलजार अहमद साहब, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुँचे हैं। मियां साहब, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स माशाल्लाह पाकिस्तान का इतना बड़ा चैम्बर है, आप एग्जेक्टिव मेंबर की हैसियत से आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि कितना पोटेंशियल है फैसलाबाद में, और क्या इसको फैसलाबाद को कहाँ आप समझते हैं कि इसको कहाँ रेट करना चाहिए पूरे पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और क्या ज़रूरत है कि फैसलाबाद के लिए यहाँ के सनतकारों को, यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी को किस किस्म की सहूलतों का तकाजा करते हैं, आप डिमांड करते हैं? फैसलाबाद चैम्बर डॉक्टर साहब कहने का तो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा चैम्बर, मगर ये लीड का है पहले नंबर पे। तो पिछले साल भी हमारे प्रेसिडेंट ने, आतम मजीद साहब ने कॉन्फ्रेंस कराई थी सीना होटल में, पूरे पाकिस्तान से प्रेसिडेंट जितने चैम्बर के थे सबको बुलाया था, उनको विजन दिया था कैसे आगे चलना है। तो ये गाइड कर रहा है सबको फैसलाबाद चैम्बर। हालांकि लाहौर बड़ा चैम्बर है, कराची बड़ा चैम्बर है, मगर सनतकारों को ये सब बताने के लिए सबसे आगे हमारा फैसलाबाद चैम्बर लगा हुआ है, और ताजियों की जितनी खिदमत हो सकती है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैम्बर कर रहा है लोगों की। और कितने मेंबर्स यहाँ हैं, और क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्तों में फैसलाबाद को जो इसका ड्यू एक स्टेटस मिलना चाहिए, वो आप चैम्बर के प्लेटफॉर्म से कोई डिमांड करते हैं?
मेंबर इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह 8,000 मेंबर हैं फैसलाबाद चैम्बर के। ये काबशी हैं हमारे साहब का प्रेसिडेंट जी राना सिकंदर आजम खान की। पिछले साल 7,000 थे, अभी इस साल उन्होंने 1,000 बढ़ाए हैं। नया साल है, मेंबर और ज़्यादा बढ़ेंगे। अब जब लोगों को पता लगता है कि हमारे जो भी काम मुल्की होते हैं हम चैम्बर के ज़रिए करवा सकते हैं, तो फिर उनको समझ आती है कि हमें वाकई चैम्बर का मेंबर बनना चाहिए और चैम्बर में जाके जो हमारे मसाइल हैं बताने चाहिए ताकि वो आगे जा सकें। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी आपको किस वक्त महसूस हुई? सबसे ज़्यादा खुशी जब मेरा पोता पैदा हुआ जी, तब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी महसूस हुई जी। या जब मैं पहली दफ़ा जाके मैंने खाना काबा देखा है, तब महसूस हुई। ये दो मौके हैं जी जब बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जब खाना काबा पहुँच के भी यकीन नहीं आता अपने को मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, तो चोटी काट के मैं कि अल्लाह के घर में हाज़िर हो गया हूँ। अल्लाह ने मुझे बुला लिया यहाँ पे, ये अल्लाह का करम है जी। तब मुझे बहुत सारी ज़िंदगी जिस तरफ मुंह करके बंदा नमाज़ें पढ़ता है, जब उस काबा को अपने सामने देखता है या अपने आप को वहाँ पाता है तो बहुत। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक सजदा ऐसा किया कि मेरे और काबे के दरमियान में 1 इंच का भी फ़र्क नहीं था। मैं सजदा कर रहा था, मैं साथ जो है काबा को लग रहा था साथ में। माशाअल्लाह, वो लम्हा दोबारा मुझे नहीं आया कि वो हतीम में जाके नफल पढ़े थे, बाकी बाहर में तो पीछे कर देते हैं। हतीम में जो पढ़े ना वो बिल्कुल मेरा साथ काबे के साथ में सो रहा था जब मैं सजदा कर रहा था। इंसानी रवैयों को अगर देखें तो क्या चीज़ आपको खुशी देती है और किस चीज़ से आप इरिटेट होते हैं? देखिए, जब बंदा किसी की कोई मदद करता है ना जी, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें देने वाला हाथ बढ़ाया हुआ है। और जब आप किसी डिज़र्विंग को देखते हैं, आपको पता था कि ये बिल्कुल डिज़र्व कर रहा है, जब उसकी आप इमदाद करते हैं तो उसके चेहरे के तासर देखें वो कितना ममनून होता, अल्लाह का शुक्र अदा करता कि तब बंदे को ना बहुत ज़्यादा खुशी होती कि मैं वाकई किसी के काम आया। इसलिए डिज़र्विंग में मैंने 2 लाइन क्लब ज्वाइन किया हुआ है, रोटरी क्लब ज्वाइन किया हुआ है। वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जैसी जिसकी खिदमत हो सकती है हम करते हैं वहाँ पे। रजकोट रोड पहुँचे हैं जहाँ मियाँ साहब का कारोबारी ऑफिस है, ग्रीन गोल्ड एग्री सीड्स के नाम से। आइए आपको दिखाएं। मियाँ साहब, आपका कारोबारी ऑफिस देखा, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है और इसमें तो दुनिया जहाँ के बीज भी रखे हुए हैं बाहर। तो यहाँ आके तो वाक़ई लगा कि ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको आप सारा फीड कर रहे हैं, उनको सप्लाई दी हुई है आपने। तो यहाँ कुछ रोशनी डालें कि किस किस मुल्क से आप सीड दरामद करते हैं और सप्लाई का क्या लेवल है? पूरे पाकिस्तान में आप सप्लाई करते हैं या सिर्फ फैसलाबाद में है? सीड्स हम न्यूजीलैंड से लेके यूएसए तक पूरे वर्ल्ड से सीड हम इंपोर्ट करते हैं। कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, कोई चीज़ किसी मुल्क से आती है, कोई अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूजीलैंड से हम मंगाते हैं मटर का सीड हम न्यूजीलैंड से मंगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हम घास मंगाते हैं जानवर के लिए, वो हम ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं। शलगम का सीड हम यूएसए से मंगाते हैं। मूली हम कोरिया से मंगाते हैं। मिर्च का सीड हम कोरिया से मंगाते हैं। मुख्तलिफ टमाटर हम कुछ चाइना से मंगाते हैं, कुछ यूरोप से मंगाते हैं। मुख्तलिफ है, जहाँ दुनिया में कोई चीज़ अच्छी चीज़ जहाँ से है ना वहाँ से हम पाकिस्तान लेके आते हैं। और यहाँ हमारा पूरा नेटवर्क है, कराची से लेकर पेशावर तक डीलर नेटवर्क है। हमारे सेल मैनेजर हैं मुख्तलिफ इलाकों में जिनको हमने दिए हुए हैं, उनके ज़रिए फिर पूरा डीलरों के थ्रू पूरे पाकिस्तान में हमारा काम चला है जी। माशाल्लाह। तो इसके लिए रिसर्च करते हैं आप कि किस मुल्क में कुछ ज़्यादा बेहतर बीज मौजूद है? मैंने आपको बताया कि हम जाते हैं दुनिया में, जाके वहाँ देखते हैं कि वहाँ उनके मुल्क में कौन सी चीज़ अच्छी लगी हुई है, उनकी फील्ड देखते हैं। हम शहर में घूम के नहीं आ जाते, हम वहाँ भी गांव में जाते हैं। समझे, गांव है, उनके जो फार्म है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे देखना है इन्होंने यहाँ क्या क्या लगाया हुआ है। वहाँ से फिर हमने सैंपल लेके आने हैं।
सैंपल आके हमने अपने फार्म पे अपनी R&D टीम को देने हैं। उन्होंने अगर आप मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मिर्च की। हमने अगर मिर्च लगाई है तो कम अज़ कम हमने 100 वैरायटी मिर्च की लगाई है। 100 में से हमने देखनी है कौन सी पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आती है। जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आएगी हम उसको लेके मार्केट में आएंगे, नहीं कि अगर 100वें नंबर पे तो उसको हम लेके नहीं आएंगे। पहले दूसरे नंबर वाली वैरायटी है उसको हम लेके मार्केट में आते हैं ताकि हमारे किसान का फ़ायदा हो सके। इसके लिए हम पूरी दुनिया घूमते हैं। आप ग्रोअर के साथ साथ चलते हैं, यानी कि सिर्फ सप्लाई नहीं देते बल्कि उनके लिए दुआगो भी रहते होंगे कि इनकी फसल अच्छी हो। और वो क्योंकि वो जितनी अच्छी चीज़ होगी, जितनी सब्जियां अगर उनको बीज दिया तो उसका अच्छा रिज़ल्ट आया, तो मतलब महज आप सेल तक नहीं रहते, उससे आगे तक जाते हो। नहीं, हम सेल तक नहीं है जी। हम किसी इलाके में जो भी चीज़ लगी है वहाँ जब देखते हैं कि हमारी चीज़ दूसरों से भी अच्छी है तो वहाँ पे हम फील्डें करते हैं, वहाँ के किसान इकट्ठे करते हैं, उनको दिखाते हैं कि ये कंपटीटर की चीज़ लगी हुई है, ये हमारी लगी हुई है, इसको देखो इसको देखें। जो आपको अच्छी लगती है ना आगे से आप वो चीज़ लगाएं। पूरे पाकिस्तान में फील्डें होते हैं हमारे मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ भी जो भी चीज़ लगी है उसका वहाँ पे फील्डें होते हैं। हमारे जो वहाँ सेल मैनेजर है वो सारे अपने डीलर के थ्रू अपने फार्म में इकट्ठे करेगा, फिर वहाँ पे फील्डें करेगा। मुख्तलिफ फील्डें हमारे कोई ना कोई कहीं ना कहीं चलते होते हैं। बज़ाहिर जब हम आए सीड कॉरपोरेशन या सीड एसोसिएशन के ऑफिस तो हम ये समझते थे कि शायद कोई मामूली किस्म का एक ऐसा ऑफिस होगा जिसमें कोई छोटा मोटा कारोबार, छोटा मोटा जो होता है उसके बस मुख्तसर सा ऑफिस होगा। लेकिन यहाँ आके महसूस हुआ कि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और मुल्क गिर इनका सेटअप है और इंटरनेशनली डील करते हैं ये। और इस वक्त जो मीटिंग के मनाज़र आप देख रहे हैं इसमें कंपनी के जो CEO हैं मियां गुलजार साहब वो हैं, उनके साहबजादे नुमान अहमद साहब हैं और उनके टीम मेंबर्स बैठे हुए हैं। जानते हैं उनसे कि क्या कुछ पूरी दुनिया से वो यहाँ पाकिस्तान किस तरह से लाते हैं, कितना स्कोप है मज़ीद कि इस शोबे में और कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है, और अगर सही मानों में इनकी अगर गवर्नमेंट सरपरस्ती करे तो क्या हकीकतन इनके विजन के मुताबिक अगर सीड्स पर काम किया जाए और सब्ज़ियां उगाने पे काम किया जाए तो क्या मईशत में कोई रीज़नेबल हिस्सा डाल सकती हैं ये इनका जो बिज़नेस है। हाजी साहब, आपसे बहुत सी गुफ्तगू हुई तो नुमान साहब से हम जानते हैं आप कि वो पूरा सेटअप कैसे चलाते हैं। उनकी टीम जो है इसमें कोई रिसर्च का, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी कोई शोबा है। नुमान साहब आपसे जानेंगे। सीड नो डाउट ये एक पूरी इंडस्ट्री है और इसमें हम लोग नेशन को सर्व कर रहे हैं। हम न्यूजीलैंड से लेकर कनाडा तक ये तमाम कंट्रीज से सीड को इंपोर्ट कर रहे हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हम यहाँ पे लोकली सीड को प्रोड्यूस कर सकें। क्योंकि जिस तरह इकोनॉमिकल क्राइसिस बढ़ चुके हैं तो उसको जो है प्राइसेस को कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे बड़ी मेहनत की। आपसे नाश्ते की मेज़ पे सुबह मुलाकात नहीं हो सकी तो पहले तो जो आज की हमारी मेन पर्सनैलिटी जिनके साथ प्रोग्राम है आपके वालिद साहब मियां गुलजार साहब, उनके बारे में आपके तासरात जानना चाहूँगा कि बहैसियत फ़ादर उनका रवैया किस किस्म का होता है और आपके व्यूज़ क्या हैं उनके। ही इज़ रियली ए वेरी पोलाइट एंड हम्बल्ड पर्सन और आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम एज माय फादर। ही इज़ ए रियल मेंटर इन माय लाइफ। My name is Dr. Mohammad Ikramul Haq and I'm currently working as production manager in this company। और अगर ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूँ इस प्रोडक्शन के पूरे डिपार्टमेंट को तो जितना भी सीड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इंपोर्ट करते हैं वो हम इस तरह नहीं है कि हमने यहाँ कंट्री से सीड पकड़ा और पकड़ के हमने फार्मर्स को डिलीवर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मोर देन 100 एकड़्स पे हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फॉर्म है। वहाँ पे हम कंटिन्यूस 2 साल के लिए एक वैरायटी की टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद टेस्टिंग के बाद हम उस वैरायटी को कमर्शियल करने से पहले पूरे पाकिस्तान में उसके ट्रायल्स लगाते हैं और उन ट्रायल्स की बेसिस पे जो हमारे पास रिज़ल्ट्स आते हैं,
ठीक है, उन रिजल्ट्स की बेस पे हम आगे वैराइटीज़ को है ना फार्मर्स तक पहुंचाते हैं। My name is Fatma. I am the admin in Green Gold Agri Seed. एक्चुअल में मेरी जो JDs में है वो है ये कि एज एडमिन मैं यहाँ पे ऑफिस को जो है उसकी मैनेजमेंट जो भी है सारा ऑफिस का कंट्रोल, उसकी अलग बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन और ऑल द डिपार्टमेंट्स हैं वो मतलब ऑलमोस्ट मेरे अंडर आते हैं कि लाइक उसमें किसी भी चीज़ की लाइक उनको ज़रूरत है तो वो मैं एज एडमिन जो है उनको प्रोवाइड करती हूँ। तो ग्रीन गोल्ड एग्री सीड अकॉर्डिंग टू अगर उनकी सीड प्रोडक्शन को देखा जाए तो इंटरनेशनली डील कर रही है और पाकिस्तान में एक फाइनेस्ट कंपनी है। My fair name is Sana Shehbaz and I am working here as an accountant. और मेरा काम यहाँ पे है अकाउंटेंट, मतलब इन सेल इनवॉइस से लेके ऑर्डर के जितना भी इसकी ट्रांजैक्शन वगैरह होती है, लेजर को मीट करना और ट्रांजैक्शन वगैरह को सबको देखना और बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह देखना और सारे अकाउंट्स का मैं डील करती हूँ यहाँ पे। मेरा नाम लारेब इजाज़ है। मैं यहाँ पे एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर अपनी जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देती हूँ। मेरा काम एम्प्लॉयज़ और हेड के दरमियान एक ब्रिज का काम करना है। और अगर ग्रीन गोल्ड की बात करूँ तो ग्रीन गोल्ड एग्रीकल्चर में एक ऐसा सेक्टर है जो कि पाकिस्तान में बेहतरीन सीड की क्वालिटी के लिए कोशिश कर रहा है और कभी भी सीड क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। आई एम डॉक्टर मोहम्मद कामरान, मैं यहाँ पे डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं यूनाइटेड नेशन के, उसमें जो मोस्ट प्रायोरिटी या टॉप ऑफ द लिस्ट है वो ज़ीरो हंगर है। और ज़ीरो हंगर जो है वो लिंक करता है फूड सिक्योरिटी को, और फूड सिक्योरिटी डायरेक्टली लिंक करती है सीड सिक्योरिटी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो कंपनी है ये सीड सिक्योरिटी में एक सिग्निफिकेंट रोल जो है वो किरदार अदा कर रही है। इवन दो हमारे जितने भी सेटअप हैं जिसमें सीड इंपोर्ट है या कमर्शियल ट्रायल्स हैं और इसके अलावा बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये सिर्फ इस कंपनी में रहते हुए तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, बल्कि ये दूसरी कंपनीज़ हैं उनके लिए भी एक मशले राह है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नौशीन कायनात एंड आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट डेवलपमेंट मैनेजर। और ग्रीन गोल्ड में हम इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि हम बेस्ट क्वालिटी सीड फार्मर तक पहुंचा सकें। तो इसके लिए हमारे पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर द वर्ल्ड ASMs काम कर रहे हैं जो इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि वो हमारा जो सीड है वो फार्मर्स तक पहुँचा सकें। मियाँ साहब, स्टाफ आपका माशाल्लाह बड़ा हाईली क्वालिफाइड है, क्या कहेंगे? आपकी बाज़ार तो नहीं लगता था कि इतनी बड़ी कंपनी है आपकी, लेकिन आपकी कंपनी को देख के बड़ी खुशी हुई, आपके स्टाफ से मिलके बहुत खुशी हुई। क्या विजन आपका होता है स्टाफ मेंबर्स के साथ जब मिलते हैं, मीटिंग होती है, तो किन चीज़ों पे फोकस होता है आपका? हमारा फोकस तो यही है कि हम दुनिया से जो भी मंगवाते हैं अच्छे से अच्छा मंगवाएं। हमारा मेन फोकस ये है कि जो भी हमने इंपोर्ट करनी है या ट्रायल करनी है उसमें से जो सबसे बेस्ट निकलता है वो हम अपने फार्मर तक पहुँचाएँ। यही हमारा मेन जो ना फोकस यही है कि अच्छे से अच्छा सीड जो है ना किसान तक पहुँचाना है। आप टीम के बारे में क्या कहेंगे? टीम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी है जी। तो मेरा रवैया भी इनके साथ बच्चों जैसा ही है। तो सारे ये तकरीबन जितने हैं सारे एग्रीरियन हैं तो अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं और कंपनी को ऊपर लेकर जा रहे हैं। अच्छा, ये कहा जाता है सियासतदानों की तरफ से कि यहाँ का जो बिजनेसमैन तबका है वो टैक्स नहीं देता, और आप टैक्स से मुतल्लिक आपका तो बहुत बिल्कुल आप रेलेवेंट हैं, फेडरल टैक्स बोर्ड्समैन के एडवाइज़र भी हैं। तो आप क्या कहेंगे, आपका क्या तजर्बा है कि लोग टैक्स देते हैं, नहीं देते? अरबों खरबों रुपया लोगों के पास है, या मुल्क शहरी अमीर हैं, मुल्क गरीब है? देखिए, जहाँ तक बिजनेसमैन का ताल्लुक है ना, जितना टैक्स बिजनेसमैन देता है ना कोई और नहीं देता। क्योंकि मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे हमारा कोई माल पोर्ट पे पहुँचता है हम उसका 6% इनकम टैक्स वहीं पे अदा करते हैं, 6% देते हैं। टर्नओवर गिन लें, अगर हमने जितनी टर्नओवर की और टर्नओवर पे पड़ता है 6%, जितना माल आया 6% दिया, चाहे हमें उसमें 6% बचे नहीं बचे। एग्रीकल्चर पे ये जितने बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं, सियासतदान हैं, साहब
कोई वकील है तो कोई एग्रीकल्चर से आया, लैंडलॉर्ड है कोई ना कोई। भाई ये लोग टैक्स नहीं देते, एग्रीकल्चर पे जाके अपना कानून बनवा लेते हैं कि भाई एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है। हालांकि सबसे ज़्यादा कमाई भी यही करते हैं। बिजनेसमैन ने तो जितना बिजनेस किया है उसने अपने मुलाजमों को दिया है, उसमें से टैक्स कट गया, अपना टैक्स दिया, सारा टैक्स ही बिजनेसमैन देता है जी। वो कहते हैं कि हम आटा उगाते हैं, यानी गंदम उगाते हैं, आटा बनता है, गन्ना बीजते हैं, गन्ना बोते हैं तो उसकी चीनी बनती है। जब आटा या चीनी महंगी होती है शोर मचता है। जब आप जूते ख़रीदें या कोई भी चीज़ मार्केट से ख़रीदें, बैग महंगे हो जाएं, कपड़े महंगे हो जाएं, कुछ भी महंगा हो जाए, कोई शोर नहीं बचता। जो प्रोडक्ट वो बेचारे देहातों में जो बोते हैं उनको बचता पता नहीं कुछ है या नहीं है। वो उनको मर्ज़ी की कीमत मुकर्रर करने के लिए हुकूमतें दबाव डालती हैं और सारा फ़ायदा जो है वो ये जितनी मर्ज़ी महंगी चीज़ें बेचते रहते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए इस दफ़ा भी आप देखें गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो हल्की से हल्की ज़मीन है वो भी 45 मन से ऊपर उसकी गई है और 4,000 रुपया गवर्नमेंट का रेट है। ये 1,80,000 रुपया बन गया जी। इसमें से आप निकालें ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये खर्चा फी एकड़ का और 25-30 हज़ार छमाही का आप उसका ठेका निकाल लें। ये हो गया 50 हज़ार रुपया जी। 50 से 55 हज़ार रुपये उसका खर्चा है साल का छमाही का। तो उसको बचे हैं 1,80,000 से ये निकाल दें 1,10-15 हज़ार रुपये उसको 3-3.5 महीने में बच गया और उसने क्या लेना है जी। अच्छे पैसे बचे हैं। मैं ज़राअत को ज़रा समझता हूँ। ज़राअत पे ख़र्चा तो बहुत ज़्यादा आता है, ओवरहेड एक्सपेंस बहुत होता है और जितने महीने उसकी केयर करना पड़ती है वो अलग से है। पानी का, बिजली का, पेट्रोल, जो वो जितनी उसको पानी देना, पानी कहाँ से आएगा, ज़मीनों को मिलता नहीं, ट्यूबवेल लगाते हैं वो बड़ा महंगा मिलता है। खैर एक और लंबी डिबेट छिड़ जाएगी कि काश्तकार ये कहता है कि उसको कुछ नहीं बचता। आप अब देख लें, जबकि जो सनतकार जो चीज़ें तैयार करते हैं वो मनमाने रेट मुकर्रर करते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है और टैक्स देने के वक्त वो सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी करते हैं। ये खैर आप एक डिबेट में चल पड़ेंगे हम। आप ये बताएं कि जो सीड है, सीड वाले जो हैं उनके हिस्से में बिज़नेस, उनके हिस्से में जो टैक्स है वो कहाँ कहाँ लागू होता है? हमारा टैक्स जितना भी मैंने आपको बताया कि हमारा सीड टोटल इंपोर्ट पे है, और सारा इंपोर्ट होता है। जितना इंपोर्ट होता है वहाँ इंपोर्ट पे 6% इनकम टैक्स अदा करके फिर सीड लेके आते हैं। और ये जो आप कहें ना किसान को बचता नहीं है, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये अभी सीज़न ये ख़त्म हुआ है गाजर का। सितंबर में लोगों ने लगाई है, दिसंबर स्टार्ट में गाजर निकाल ली है। कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपये एकड़ की बचत हुई है। उसके बाद उन्होंने वहीं पे गंदम लगा ली है। किसान को पैसे बचते हैं और इस अभी अच्छे पैसे बचे अगर वो अपनी खेती को मैनेज करके चलाए। अगर गंदम लगा ली और बाकी खाली छोड़ी तो ऐसे नहीं। आप वेजिटेबल में आए, वेजिटेबल में आपको अच्छे पैसे मिलते हैं। जो भी किसान लगाता अच्छे से अच्छे पैसे उसको बचते हैं वेजिटेबल में। आप क्या मशवरा देंगे कि सब्जियां उगाने की तरफ आए किसान? बिल्कुल सब्जियां उगानी चाहिए। जो उगाते हैं उनको पता है कि उनको क्या बचता है और बाकी भी जो है ना वो सब्जियों की तरफ आना चाहिए और ऑयल सीड की तरफ आना चाहिए। अभी मेरे एक दोस्त ने 2 एकड़ कनौला लगाया था, लोकल वाला सुपर कनौला लगाया था। 2 एकड़ उसमें उसकी 28 मन की एवरेज आ गई है। 10,000 रुपये मन बिका है। 2,80,000 रुपये उसका खर्चा भी नहीं है, गंदम जितना खर्चा भी नहीं है उसका। मियाँ साहब के एग्री रिसर्च फार्म ग्रीन गोल्ड आरडी फार्म पहुँचे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ रिसर्च की जाती है। सब्जियों के जो बीज हैं उन पर तजर्बे किए जाते हैं, उनको की प्रोडक्शन के बारे में देखा जाता है कि कितनी प्रोडक्शन होगी। मिर्चों में ना बहुत डाइवर्सिटी है, ठीक है। वो भी अपर सेगमेंट था लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग में था। ये भी अपर है लेकिन ये राउंड है। इसे आप चेरी भी कह सकते हैं लेकिन ये राउंड सेगमेंट में है। और इसको भी हम जो है ना वो ड्राई स्टेज पे ही जो है वो रेड स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं और फिर ड्राई होने के बाद ही आगे ये मार्केट में जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ जो आम तौर पे मार्केटों में हम देखते हैं उसकी शेप मुख्तलिफ होती है। मिर्च इतनी सी होती है, छोटी सी और थोड़ी सी लंबूतरी।
हाँ जी, वो मतलब सर यहाँ हमने देखी लंबी लंबी मिर्चें हैं और ये गोल मिर्चें हैं। जी तो वो जो मार्केट में होती है आमतौर पे सुर्ख मिर्च, उसका साइज़ दरमियाना सा होता है और थोड़ी सी लंबी होती है, लंबोती है। सुर्ख मिर्च की मतलब बात इस तरह का नहीं होता है। ड्रीम था वो ना। ओके सर, पता क्या, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करती जाऊँ। आपने भी देखी हैं 2 वेराइटीज़, हमारे पास यहाँ मोर देन 200 सैंपल्स हैं और उसमें हर तरह की मिर्चें पड़ी हैं। 200 किस्में, 200 वेराइटीज़ हमारे पास इस टाइम सैंपल्स की? लगे हुए हैं हमारे पास, जो ट्रायल में हैं, इन ट्रायलिंग प्रोसेस हैं। मिर्चों की 200? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी मैडम, ये सूरजमुखी के फूल हैं, आपके पास लगता है काफ़ी वैरायटी है इनकी, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर यहाँ डिफरेंट हमने कल्टीवर्स और डिफरेंट वैरायटीज़ जो है ना वो ट्रायल की हैं और ट्रायल कर रहे हैं। हम इनको लास्ट स्टेज तक देखेंगे और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा इंपोर्ट बिल है कि हम ज़्यादातर जो ऑयल हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अच्छी वैरायटीज़ को यहाँ इंट्रोड्यूस करना है ताकि किसान, हम और पाकिस्तान जो है ना इस चीज़ पे उनका एक ग्रिप हो कि हमारी जो इंपोर्ट बिल है वो कम से कम हो और हमारे पास खुद ऐसी वैरायटीज़ हों जिनमें अच्छे वाला जो है ना वो ऑयल कंटेंट हो। और अगर हम बात करें ना कि जो इस टाइम पाकिस्तान में ऑयल अवेलेबल है उसकी क्वालिटी की बात की जाए तो वो क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फॉर हार्ट पेशेंट्स बहुत ख़तरनाक है जो ऑयल अभी मार्केट में है, ठीक है। तो हमारा यही एक पर्पस है कि ऐसी वैरायटीज़ लेके आई जाएँ जो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी में भी जो है वो बेस्ट हो। तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ को जो है ना जल्द ही इस पे जो है ना वर्किंग करेंगे और कर भी रहे हैं वर्किंग, लेकिन लास्ट तक अच्छी से अच्छी वैरायटीज़ जो है ना वो किसान तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मियाँ साहब, ये फरमाइए कि सीड्स जो बीज हैं इनका हमारी मईशत में, हमारी ज़राअत में कितने % हिस्सा होगा? क्या रोल है इनका, बुनियादी रोल, उसको आम व्यूअर्स को आप समझाना चाहें तो हमारी एग्रीकल्चर का कितने % इस पे बेस करता होगा? सब्जियां, फल, फसलें। एग्रीकल्चर 100% बेस करती है सीड्स के ऊपर। मैंने पहले भी आपको बताया, सीड्स है तो एग्रीकल्चर है। अगर सीड्स नहीं है तो आप क्या लगाएंगे? अगर कोई सीड नहीं है तो आपकी ज़मीनें तो खाली पड़ी है ना। सीड डालेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। हमारी सारी मैशियत जो है ना ये सीड पे एग्रीकल्चर पे चल रही है। 30-35% जो है ना एग्रीकल्चर पे है। एग्रीकल्चर के साथ ही हमारा मुल्क इसलिए एग्रीकल्चर मुल्क कहलाता है। तो सारा दारोमदार इसका सीड पे होता है। अच्छा सीड डालेंगे तो अच्छी पैदावार आएगी। अच्छी पैदावार के लिए अभी ज़माना आ गया हाइब्रिड का, तो हम दुनिया से हाइब्रिड ढूंढ के लेके आते हैं ताकि हमारे किसानों को अच्छी पैदावार मिल सके। ग्रीन गोल्ड एग्री सीड की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब पहुँचे हैं। आइए आपको ये लेबॉर्ट्री दिखाते हैं जहाँ इतनी बड़ी कंपनी की उसके लिए रिसर्च होती है। ये एक इंतहाई जदीद लैब है और इसके पूरे प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जाता है, इसलिए हमने ये पहनी है। एक कोट सा है जो इनका लाजमी तकाजा है पहनने के लिए जो एंटर होगा यहाँ। जानते हैं कि ये लेबॉर्ट्री कैसे फंक्शन, इसका फंक्शन कैसे होता है, कहिएगा जी। जी सर बेसिकली ये सीड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है जो कि जदीद इक्विपमेंट के साथ इनके मुकम्मल, इसमें जितने भी हमारे पास जितनी क्वालिटी के हैं या फिर जितने जदीद इक्विपमेंट्स यहाँ पर रखेंगे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लेबॉर्ट्री जो है वो पाकिस्तान में इस लेवल की लेबॉर्ट्री किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के पास नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी
जो है और उसकी ये वाला स्टेशन जो है ये पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन से एक्रीडेटेड भी है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, जो कि कंपनीज़ को अलाउ करता है कि जो भी कंपनी सीड को इंपोर्ट करती है उनके पास एक एडवांस फैसिलिटीज़ होनी चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको मीट करते हैं और अकॉर्डिंग टू आइस्टा इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन जो है उसके अकॉर्डिंगली भी जो है हमारी लैब की तमाम इक्विपमेंट्स और तमाम जितनी भी यहाँ पे मशीनें हैं वो जदीद हैं और जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उस पर ये मुनहसर करती हैं सारी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। इनके सीड की अगर आप उसकी देखा जाए कि उसका मॉइस्चर लेवल से लेके सीड की प्रोसेसिंग तक जितनी भी एडवांस जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमारे पास इस लैब के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ हमारी लैब के अंदर आप पैथोलॉजिकल एरिया देख सकते हैं, हमारे पास ग्रोथ रूम है जो कि स्पेसिफिकली जिस तरह मैंने आपको बताया कि पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन से ये रजिस्टर्ड है। इसमें सर इसका बेसिकली मकसद ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो भी हम बाहर से जितनी भी लॉट्स जिनको हम मंगवाते हैं सीड लॉट्स हैं उनका हमने फ़र्स्ट क्वारंटाइन चेक करना होता है उनको कि उनके अंदर बाहर से कोई सीड इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर कोई डिजीज़ या कोई इंसेक्ट या कोई न्यू पैथोजन हमारे पाकिस्तान पे हमारे पूरा अर्ज़ पे तो नहीं आ रहा, हमारे पाकिस्तान की ज़मीन पे तो नहीं आ रहा। इस जदीद लैब को जो सुपरवाइज़ करती हैं वो मैडम भी मौजूद हैं, इनसे कुछ व्यूज़ उनके भी लेते हैं। मैडम कुछ बताइएगा, इस लैब को आप सुपरवाइज़र हैं इसकी, जी जी क्या ख़ास इसमें ख़ास बात क्या है जो आपको लगे कि हमारे यहाँ जो रवायती तौर पे काम करने वाले बहुत सारे जैसे लेबॉर्ट्रीज़ कह लें उनसे मुख्तलिफ कैसे है? इसमें अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो वो ये है कि जैसे ही एक सीड हमारे पास हमें यहाँ पे सीड टेस्टिंग लैब के पास आता है तो वो स्टार्ट हो जाता है कि उसमें फ़िज़िकल प्योरिटी कोई इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है, तो उसके बाद वो उसके जो मॉइस्चर कितना है उसके अंदर, इसके अलावा जो भी हमारी फार्म पर एक्टिविटीज़ होती हैं कि वहाँ पे अगर कोई हमें डिज़ीज़ वगैरह आ रही है, कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो हमारे जो लैब इंचार्ज हैं उनके साथ प्रॉपर इंटरेक्ट करते हैं R&D ऑफिसर्स के साथ कि हाँ भाई इस जो डिज़ीज़ है इसको हमने किस तरह से टैकल करना है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी डिज़ीज़ हो गई जो कि विजिबली हमें पता नहीं चल रहा कि वो कौन से उसके क्या सिम्टम्स हैं तो उसको भी हम अपने पैथोलॉजी लैब में कल्चर करते हैं बाकायदा से। इसके अलावा फिर हम उनको फिर बताते हैं कि हाँ ये फ़लानी डिज़ीज़ है और तो इसको हम इस तरह से टैकल करेंगे। आखिर में मियाँ गुलजार अहमद साहब से जानते हैं कि वो इस सारी लैब के बारे में क्या कहते हैं, ओवरऑल अपने पूरे बिज़नेस को आज जो कुछ भी एक्टिविटी हमारी रही उसके हवाले से क्या कहते हैं इख्तिसार के साथ। मियाँ साहब क्या कहेंगे? लेबॉर्ट्री जो है जी ये मेन जोश है। अगर आपके पास आपकी लेबॉर्ट्री नहीं है, आपको कोई पता नहीं है आप जो सीड फरोख्त कर उसमें कौन सी बीमारी आ रही है, उसके लिए सबसे पहले जो भी सीड आता है उस यहाँ के लेबॉर्ट्री में टेस्ट होता है कि इसमें कोई डिजीज़ कोई हम कुछ गैर दूसरे मुल्क से जो भी मंगाएं सीड मंगाए के साथ उसके साथ कोई बीमारियाँ मंगा रहे हैं, उसके लिए ये अहम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लेबॉर्ट्री जैसी पाकिस्तान में कोई लेबॉर्ट्री नहीं है, हम सबसे पहले अपना सीड टेस्ट करके उसके बाद आगे चलता है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन ये थे मियाँ गुलजार अहमद, आज उनकी आपने एक्टिविटी देखी, सुबह से शाम तक उनके ख़यालात सुने, उनके कोलीग्स की, उनके टीम मेंबर्स के तासरात सुने, बहुत कुछ आपने देखा। यकीनन काफ़ी कुछ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।